नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान के उदयपुर की। राजस्थान के उदयपुर में एक थाना लगता है, फलासिया थाना। फलासिया थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में एक लड़के घूमने के लिए जाते हैं। जब वो घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ से कुछ दूरी पर उमरिया का जंगल भी पड़ता है। अब दोस्तों को लगता है, दोनों ही साथियों को, कि क्यों ना जंगलों का सैर किया जाए। अब दोनों ही साथी एक दूसरे के साथ उमरिया के जंगल में जाते हैं। कई किलोमीटर जब अंदर जाते हैं तो वह थक जाते हैं। थक कर जब एक पेड़ के पास बैठते हैं घने जंगलों में, तो सामने देखते हैं कि एक झाड़ियों के पीछे कुछ कपड़े वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तभी एक दोनों ही साथियों में से एक दोस्त की नज़र उस झाड़ी के पीछे कपड़े के बगल में जब पड़ती है तो हैरान रह जाते हैं। दोनों ही साथी जब वहाँ जाकर देखते हैं तो एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। महिला की उम्र करीब 27 से 28 साल रहती है। अब महिला की लाश को देखकर वह हैरान रह जाते हैं। बेहद ही दर्दनाक तरीके से उस महिला का कत्ल किया गया था। गला कटा हुआ था, हाथों की चमड़ी कटी हुई थी, शरीर पर कई धारदार हथियार के निशान थे। अब दोनों लड़के उस महिला की बॉडी को देखने के बाद डर जाते हैं। अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह फौरन ही कुछ दूर बाहर जाते हैं जंगल से और जाकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन कर बताते हैं कि उमरिया के जंगल में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उस महिला का कत्ल किया गया है। अब फ़ौरन ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। अब पुलिस से पहले जो लोग रास्ते में मिलते, लड़के जो साथी रहते हैं, उनको बताते कि जंगल में किसी महिला का कत्ल किया गया है, उसमें एक लाश पड़ी हुई है। अब देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग जाती है। लोग हैरान रहते हैं बॉडी को देखकर, क्योंकि बहुत ही निर्मम तरीके से उस महिला का कत्ल किया गया था। अब पुलिस पहुँचती है, वहाँ पर सभी को हटाती है। हटाने के बाद फॉरेंसिक टीम जाती है, वहाँ से कुछ सबूत वगैरह इकट्ठा करती है। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुछ समय बाद, कई घंटों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि महिला के गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था और एक हाथ, बाएं हाथ की जो चमड़ी रहती है उसे काट दिया गया था। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस जंगल के आसपास जो घर रहते हैं उनसे पूछताछ करती है तो लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। अब लोग बताते हैं कि इधर बहुत कम लोग आते हैं और जो लोग भी आते हैं कभी कभार घूमने के लिए ही आते हैं। अब इतना किसी का ख्याल रहता नहीं, ध्यान रहता नहीं। अब उस रास्ते पर सीसीटीवी फुटेज भी नहीं रहती कि पुलिस चेक करती। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस सोचती है कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो ज़रूर वह लड़की किसी ना किसी की घर की होगी, तो गायब तो ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं शिकायत तो दर्ज कराई जाएगी और घर वालों को जब पता लगेगा कि उनकी लड़की गायब है तो वो ज़रूर थाने पहुंचेंगे। अब पुलिस इंतज़ार करती है, कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन आसपास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती है। अब महिला की पहचान भी नहीं हो पा रही थी। तभी फलासिया थाने में एक व्यक्ति जाता है और बताता है कि साहब, एक 2 साल की लड़की है, उसकी माँ 2-3 दिन पहले किसी के साथ बाहर गई थी और वो अभी तक घर नहीं लौटी है। और वह लड़की, माँ जब जंगल उस व्यक्ति के साथ घूमने गई थी तो वह अपनी बेटी को, 2 साल की बेटी को उस पड़ोसी को दे कर गई थी। बोली ख्याल रखना, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं यह वही लड़की तो नहीं। अब उस पड़ोसी को बुलाया जाता है, उस महिला को बुलाया जाता है। महिला आती है और बॉडी दिखाई जाती है, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाया जाता है, तो पता चलता है कि यह वही महिला है, उसी 2 वर्षीय बच्चे की माँ है, जिसका नाम सीता कोल है। अब पुलिस को पहचान तो हो जाती है उस बॉडी की कि सीता कोल उस महिला का नाम है। तभी पता चलता है कि वह महिला मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली है और कुछ साल पहले उसकी शादी इंदिरा कोल से हुई थी और इंदिरा कोल उसके साथ कई महीनों तक, कई सालों तक अच्छे से रहा। अब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है तो इंदिरा कोल अपनी पत्नी
सीता कौल को घर पर ही 2 बच्चों के साथ छोड़कर वह वहाँ से अहमदाबाद चला जाता है। अहमदाबाद जाने के बाद अब वहीं एक कंपनी में काम करने लगता है। काम करते करते उसकी मुलाकात होती है एक बेहद ही सुंदर लड़की से। वह भी लड़की वहीं पास में एक दुकान पर काम किया करती थी। जब वह उस दुकान के पास आता जाता था तो उस लड़की से उसकी मुलाकात होती थी। अब इंदिरा कौल की उस लड़की से जब मुलाकात होती है तो उसे दिल दे बैठता है। अब दोनों की जो मुलाकात का दौर था वह दोस्ती तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रहती है। अब दोस्ती से दोनों की जो दोस्ती थी इंदिरा कौल और उस लड़की की, वह मोहब्बत तक पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे इंदिरा कौल एक दिन उस लड़की के कमरे पर जाता है और उससे बातचीत करते करते उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है तो लड़की अब शादी का दबाव बनाने लगती है इंदिरा कौल पर। इंदिरा कौल बताता है कि वह शादीशुदा है, वह उससे शादी नहीं कर सकता है। लेकिन जो लड़की रहती है वह बेहद खूबसूरत रहती है। वह कहती है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम अपनी पत्नी के साथ ही रहो। लेकिन इंदिरा कौल इस कदर उस लड़की के मोहब्बत में पागल हो चुका था कि वो अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर उस लड़की के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है और उसे छोड़ देता है। अपनी पत्नी को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद अब वह घर नहीं जाता, पत्नी से बात भी नहीं करता और उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी कर वह वहाँ से कहीं चला जाता है। अब कई महीने बीत जाते हैं। जब सीता कौल को पता चलता है कि उसका पति किसी और से शादी कर कहीं और चला गया है, उसका कुछ अता पता नहीं है, वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है लेकिन पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाती है। अब जब उसे ढूंढ नहीं पाती है तो कई महीने गुजर जाते हैं। अब सीता कौल का खर्च घर का चल नहीं पा रहा था। एक मासूम बच्ची और 4 साल का बेटा रहता है। अब उसे लेकर वह अहमदाबाद, वहीं जहाँ उसका पति काम करता था, उसी कंपनी के पास में ही एक कंपनी में काम करने लगती है। अब वह काम करते करते उसकी मुलाकात होती है देवीलाल से। देवीलाल जो कि धनकड़ा गांव का रहने वाला होता है, वहाँ से धनकड़ा से वह भी अहमदाबाद मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ था, अपने घर का खर्च चलाने के लिए गया हुआ था। उसकी भी एक पत्नी थी, वो भी शादीशुदा था। पत्नी का नाम भावना रहता है। भावना भी बेहद खूबसूरत रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते हैं। लेकिन काम करते करते जब भी वह थक जाता था तो एक चाय की दुकान पर चाय पीने जाता था और वहीं पर सीता कौल भी चाय पीने आया करती थी। एक दिन दोनों की मुलाकात वहीं पर होती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। देवी और सीता कौल दोनों एक दूसरे से बात करते करते अब दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है तो एक दिन जब दोनों बैठकर बातें कर रहे थे तो देवीलाल पूछता है सीता कौल से कि आप शादीशुदा हैं? तो वह बताती है जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। देवीलाल कहता है कि आपके पति क्या करते हैं? तो वह बताती है कि उसका पति उसे छोड़कर कहीं और चला गया है, वह मजबूर है और मजबूर होकर अब अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, पालन पोषण के लिए मेहनत मजदूरी करती है और किसी तरह अपने घर का खर्च चलाती है। अब जब यह बात देवीलाल सुनता है तो वह उस पर पिघल जाता है, उसे दया आने लगती है। अब वह उसका सहारा बनना चाहता था। सहारा बनने के लिए अब उससे वो नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। अब बेहद ही खूबसूरत सीता कौल अब उससे नज़दीकियाँ बढ़ाते बढ़ाते वह उसके इतने करीब आ गया कि अब दोनों आए दिन फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगे। एक दिन करीब रात को 8 बज रहे थे। देवीलाल अपने प्रेमिका के घर पर जाता है। घर पर जाता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। तभी उसका 4 साल का मासूम सा बेटा आता है और दोनों को देख लेता है, अपने माँ और माँ के प्रेमी को। लेकिन बच्चा मासूम रहता है। अब वह रोना शुरू करता है और उसकी माँ चुप कराने के लिए जाती है। उस दिन तो देवीलाल चला जाता है काफ़ी गुस्से में। कुछ दिन बाद फिर जब वह उसके कमरे पर जाता है, फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। फिर से बच्चा रोना धोना शुरू करता है। अब वह बच्चे से चिढ़ने लगता है। बच्चे का नाम दादू रहता है। दादू से वह चिढ़ने लगता है। अब दादू से चिढ़कर एक दिन
जब वो अपने प्रेमिका सीता कोल के कमरे पर जाकर जब उससे मुलाकात करता है, उसे लेकर कहीं बाहर जाना चाहता था, तो उसका बेटा रोने लगता है, बेटा मना करने लगता है। अब छोटा सा बेटा, उसे कुछ समझ में नहीं आता था, उसका दिमाग ही कितना था। अब माँ उसे मना करती है कि ठीक है बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो, घूमने चलते हैं, आज अंकल हैं। लेकिन देवीलाल को छोटा सा बेटा पसंद नहीं करता था, उसको देखते ही वह चिल्लाने लगता था, रोने लगता था। अब इसी बात को लेकर जब सीता को अंदर चाय बनाने के लिए कमरे में जाती है और देवीलाल बैठा रहता है, तभी वह लड़का अंदर से सो कर उठता है और देखता है कि सामने देवीलाल बैठा हुआ है। तो उसे देखकर वह डर जाता है, डर कर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। इसी बीच देवीलाल उठता है और जाकर उस बच्चे को पटक पटक कर मार देता है। उसका सर फट जाता है, सर फटने से उसकी मौत हो जाती है। भागकर उसकी माँ आती है, तो वह देखती है कि बच्चे की मौत हो चुकी है। वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब वह देवीलाल से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह कहता है कि देखो, ये मुझे बहुत परेशान करता है। जब मैं आता था तो यह परेशान करता था, जब मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करता हूँ तो भी यह परेशान करता था। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इस बेटे की क्या ज़रूरत है। अब पत्नी उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि 4 साल के मासूम से बेटे दादू के कत्ल, यानी कि कातिल खुद उसका प्रेमी देवीलाल को वह माफ़ कर देती है और बेटे को ले जाकर दफन कर देती है। अब किसी तरह से पुलिस को पता चलता है। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंचती है, पूछताछ करती है कि तुम्हारा जो बेटा था उसका कत्ल किया गया था, पड़ोसियों ने खबर दी है। पत्नी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उस सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हुई थी, हम दोनों ने उसको दफन कर दिया है। अब पुलिस वहाँ से चली जाती है, कोई सबूत मिलता नहीं है, पड़ोसी भी उतना जोर देते नहीं। अब दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन देवीलाल अपने घर 15 तारीख को, एक गांव है उसका धनवाड़ा, धनकावाड़ा जाता है और जाकर अपने पत्नी के साथ कई दिनों तक रहता है। अब इसी बीच देवीलाल पर सीता कोल फ़ोन करने लगती है। अब बार बार उसे वापस आने के लिए बुला रही थी। अब देवीलाल कहता है कि देखो, मैं घर आया हुआ हूँ, मेरी पत्नी मुझे आने नहीं दे रही है, कुछ दिन और रुको, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। लेकिन अब उधर जो बेकरारी थी सीता कोल की, वह सर चढ़कर बोल रही थी। अब वह फिर से देवीलाल को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं बता दूंगी कि मेरे बेटे का कत्ल तुम्ही ने किया था। अब वह डर जाता है। डरने के बाद पुनः फिर से अहमदाबाद चला जाता है। अहमदाबाद जाने के बाद फिर से उसके साथ रहने लगता है। अब वह दबाव डालकर उसके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद फिर उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती है। उसकी पत्नी भावना फ़ोन करती है अपने पति को, देवीलाल को, और घर आने के लिए कहती है। अब इधर उससे अपनी प्रेमिका को किसी तरह से समझा बुझाकर देवीलाल अपने घर जाता है धनकावाड़ा जाने के बाद पत्नी के साथ रहने लगता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। इधर इन जो सीता कोल रहती है वह परेशान होने लगती है प्रेमिका कि आखिर वो अभी तक आया नहीं। अब वह चाहती थी कि वह अपने पत्नी को छोड़ दे, लेकिन यह पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब इधर उधर की बातें कर किसी तरह से बहला फुसला कर वो प्रेमिका के साथ रहता था। तो उसे डर लगता था कि किसी दिन अगर पता चल गया तो उसकी जो पत्नी है वह भी अगर उसके प्रेम प्रसंगों के बारे में जान जाएगी तो उसका बुरा असर होगा, लोग क्या सोचेंगे। इधर पत्नी से भी सीता कोल की बातों को छुपाता था, बच्चे की कत्ल की बात को छुपाता था। लेकिन जैसे ही वह पत्नी के इलाज के लिए घर जाता है, कुछ दिन रहता है, करीब 6 से 7 दिन, उसके बाद फ़ौरन ही सीता कोल भी उसके घर पहुंच जाती है। अब जैसे पत्नी को पता चलता है कि एक लड़की घर पर आई हुई है एक छोटे से 2 साल के मासूम से बच्ची के साथ, पत्नी भावना जाकर पूछती है कि आप कौन हैं। तो वह बताती है कि मैं देवीलाल की दूसरी पत्नी हूँ, मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाली हूँ, ये मेरे साथ लिव इन रिलेशन में रहता है। अब भावना गुस्सा होती है और गुस्सा होकर अपने पति से झगड़ा करने लगती है। झगड़ा करने के बाद एक रात जब दोनों सोते हैं, पति पत्नी भावना और देवीलाल, तो देवीलाल भावना को बताता है कि इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया है और एक इसका 4 साल का मासूम सा बेटा था जिसकी मौत हो गई थी, और उस मौत की जिम्मेदारी वह मेरे सर डालकर मुझे बार बार ब्लैकमेल करती है। अब भावना भी हैरान हो जाती है।
वह कहता है कि देखो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन वह जेल जाने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करती है। अब पत्नी और देवीलाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत वह सीता कोल को लेकर अहमदाबाद चला जाता है। अहमदाबाद लेकर जाता है, फिर सीता कोल से बातचीत करता है, कहता है कि आज चलो उमरिया चलते हैं घूमने के लिए। अब वहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर उमरिया के जंगलों में घूमने के लिए किसी तरह से मनाकर सीता कोल को लेकर जाता है और बच्ची को पड़ोसी के पास ही छोड़ देता है। अब वहाँ से वह जब उमरिया के जंगल में लेकर जाता है तो वह लेटने का बहाना करता है। जैसे ही सीता कोल देखती है कि देवीलाल सो रहा है तो अभी सोना चाह रही थी, थकी हुई थी। जैसे ही सोती है देवीलाल उसका गला दबाकर एक धारीदार हथियार से जो उसके पास छिपा कर उसने रखा था उससे उसका गला काटता है और हाथ पर जो चमड़ी थी बाएं हाथ की उसको काट देता है, क्योंकि उस हाथ पर देवीलाल के नाम का टैटू लगा हुआ था। अब पुलिस जब इसका खुलासा करती है तो देवीलाल और उसकी पत्नी भावना को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल भेज देती है। पत्नी को इसलिए गिरफ्तार करती है क्योंकि पत्नी भी साजिश करता रहती है। अब इस खबर को जो लोग भी सुनते हैं वह हैरान रहते हैं। सीता कोल अपनी इस कहानी में, इस प्रेम कहानी में अपने 2 साल की बच्ची को पीछे छोड़ खुद चली गई। उधर उस लड़की के सर से पिता का भी साया उठ चुका है, माँ का भी साया उठ चुका है और आज वह बच्ची उस पड़ोसियों के पास है। और इधर भावना और उसका पति देवीलाल दोनों सलाखों के पीछे हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है साजिद भाई हैं, रुपेश सिंह जमुई से हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, शील निधि हैं हरिद्वार उत्तराखंड से, रामनाथ कुमार जी हैं श्रीनगर से, सुरेश नायक जी हैं उड़ीसा से। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।